नमस्ते। आजकल की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से भाग रहा है, जल्दी सीखने का दबाव हम सब महसूस करते हैं। चाहे परीक्षा की तैयारी हो या कोई नई स्किल, हर चीज फटाफट करने की एक उम्मीद सी बन गई है। और इसी दबाव के जवाब में इंटेंसिव लर्निंग यानी गहन शिक्षा का चलन काफी बढ़ गया है। ये एक ऐसी बात है जो शायद हम सबने कभी न कभी महसूस की होगी। एक तरफ समय की कमी और दूसरी तरफ जानकारी का पहाड़। ये आज की सच्चाई है। पर सवाल ये है कि क्या तेजी से सीखना हमेशा बेहतर होता है? तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। हम शुरुआत करेंगे व्यक्तिगत स्टडी हैक्स से और पहुंचेंगे बड़े सामाजिक सवालों तक। हम देखेंगे कि ये स्पीड की जरूरत आती कहां से है, क्या ये तरीका वाकई काम करता है, और जब इसे बड़े पैमाने पर लागू करते हैं तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतनी तेजी की जरूरत पड़ती क्यों है। अब देखिए, एकेडमिक दुनिया में इसे इंटेंसिव कोर्स का नाम दिया गया है। राउटलेज की एक स्टडी के मुताबिक ये ऐसे कोर्स होते हैं जो एक पूरे सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ही कम समय में पूरा करवा देते हैं। आइडिया ये है कि छात्रों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कम समय में ज्यादा जानकारी ठूस देने से सीखने की क्वालिटी पर कोई असर पड़ता है, या ये बस एक छलावा है? और इसका जवाब हमें कुछ हैरान करने वाले डेटा से मिलता है। 2010 की ये स्टडी उस आम धारणा को चुनौती देती है जिसके मुताबिक तेज फॉर्मेट में सीखने की क्वालिटी गिर जाती है। इस स्टडी में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। छात्रों ने इंटेंसिव और पारंपरिक दोनों तरह के कोर्स में शिक्षकों को तो लगभग बराबर रेटिंग दी, लेकिन जब कोर्स की बात आई तो इंटेंसिव कोर्स को कहीं ज्यादा बेहतर बताया। इससे तो यही लगता है कि छात्रों को ये तेज रफ्तार वाला तरीका शायद ज्यादा पसंद आता है। और ये सिर्फ सूखे आंकड़े नहीं हैं, इसके पीछे असली अनुभव भी हैं। द गार्डियन ने एक ए लेवल रिवीजन बूट कैंप को कवर किया था। वहां 18 साल की एक छात्रा कैटरीना हॉविट ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस फोकस्ड माहौल में उन्होंने पिछले कई महीनों की कॉलेज पढ़ाई से ज्यादा सीख लिया। ठीक है, तो अगर इंटेंसिव लर्निंग काम करती है तो सवाल ये है कि हम इसे अपने लिए कैसे काम में ला सकते हैं। चलिए रिवीजन के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। अक्सर हम कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो असल में उतनी कारगर नहीं होती, जैसे नोट्स को बार बार पढ़ना या हाईलाइट करना। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड लर्निंग के हिसाब से ये सब पैसिव तरीके हैं। असली असरदार तरीके वो हैं जो एक्टिव होते हैं, जैसे खुद को टेस्ट करना या जानकारी को अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करना। पर ऐसा क्यों है? देखिए, होता क्या है कि पारंपरिक तरीके से नोट्स लेना दिमाग के लिए थोड़ा उबाऊ हो जाता है। इसमें दिमाग का एक ही हिस्सा ज्यादातर इस्तेमाल होता है और ये जानकारी को यादगार बनाने में मदद नहीं करता। तो असरदार रिवीजन की 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, रिट्रीवल प्रैक्टिस, मतलब खुद का टेस्ट लेना। दूसरा, स्पेसिंग, यानी पढ़ाई को रटने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। और तीसरा, इंटरलीविंग, यानी विषयों को बदलते रहना ताकि दिमाग फ्रेश रहे। इसका एक शानदार उदाहरण है माइंड मैपिंग जैसी तकनीकें। ये डुअल कोडिंग का इस्तेमाल करती हैं, मतलब शब्द और तस्वीरें दोनों का एक साथ इस्तेमाल। इससे दिमाग के ज्यादा हिस्से एक्टिव होते हैं और जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। अब तक हमने बात की कि कैसे कोई अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकता है, लेकिन सोचिए अगर यही रिवीजन का कॉन्सेप्ट किसी एक इंसान के ग्रेड के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के अधिकारों के लिए लागू हो, तब क्या होगा? यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा की एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आता है। जब दांव पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि किसी का वोट डालने का हक हो, तो तेजी के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। एक तरफ है अकादमिक रिवीजन और दूसरी तरफ है इलेक्टोरल रोल, यानी मतदाता सूची का रिवीजन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में गलती का मतलब कम ग्रेड हो सकता है, पर दूसरे में एक छोटी सी भी गलती किसी नागरिक को उसके वोट देने के अधिकार से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। यहाँ दांव बहुत ऊंचे हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ज्यूरिस डिस्पैच के मुताबिक भारत के बिहार राज्य में ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां राज्य चुनावों से महज 5 महीने पहले मतदाता सूची का एक विशेष गहन रिवीजन शुरू कर दिया गया।
अब इस पूरी प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई और जो तर्क दिए गए वो बहुत गंभीर थे। कहा गया कि इतने कम समय में गलतियों का खतरा बढ़ जाता है और जरूरी कागजात जुटाने की जो शर्तें थीं वो गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर एक बड़ा बोझ डाल रही थी, जिससे उनके वोट देने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा हो गया। तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, रफ्तार बनाम इंसाफ। अब हम अकादमिक और नागरिक दोनों उदाहरणों से मिली सीख को एक साथ जोड़कर देखेंगे। एक बात तो साफ है, सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इंटेंसिव लर्निंग वाकई एक बहुत शक्तिशाली टूल हो सकती है। ये छात्रों को फोकस करने और बेहतर नतीजे हासिल करने में मदद कर सकती है। लेकिन यही रफ्तार का सिद्धांत जब हम समाज की बड़ी और पेचीदा चीज़ों पर लागू करते हैं, जैसे कि चुनाव प्रक्रिया, तो इसके नतीजे काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ रफ्तार इंसाफ पर भारी पड़ सकती है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। ये सवाल सिर्फ पढ़ाई या चुनाव के बारे में नहीं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया के बारे में है। जब हम हर चीज़ में रफ्तार मांगते हैं तो इस दौड़ में हम अनजाने में किसे और क्या पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।